क्योंकि जीवन है, इसलिए जीवन अपने संकेत मेधस पर देता है। इस रूप में मेधस को तैयार करना, यह शरीर का एक प्रमुख भाग हमको समझ में आया। एक छोटा उदाहरण देता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया ना, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी जहां पर बड़े बड़े यंत्रों में आदमी काम करते हैं। देखिए उसकी मेधस तंत्र की कहानी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे अगर स्कूटर बनाना है तो उसका एक कन्वेयर लाइन होता है, सब लोगों ने देखा भी होगा। और उस कन्वेयर लाइन में एक श्रमिक को एक समय में एक ही काम करना होता है। जैसे मान लो पहिया बनता है तो फिर पहिया को बोल्टिंग करना, यानी पहिया फिक्स करना, उतना ही काम है दिन भर। 400 गाड़ी बनता है तो दिन भर में 400 गाड़ी में जितना उनको टास्क मिला होगा उतना ही करना है। अब उम्र की 25वें वर्ष में मान लो ये श्रमिक काम करते हैं, 60 साल तक यही काम करना है, नट बोल्ट यही काम करना है 8 घंटा। तो बताइए 60 साल के बाद वो काम का रहेगा? है मानव, लेकिन मेधस तंत्र का उपयोग उतना ही हुआ, बोल्ट कसना। तो मानव के चित्रणों में मेधस तंत्र की सहायता है, उसके सहायता के बिना चित्रण हमें समझ में नहीं आता, प्रमाणित नहीं होता है। जीवन में चित्रण शक्ति है और उसमें मेधस तंत्र की सहायता है, तब वह चित्रण प्रमाणित होते हैं और उसमें एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। तब यदि मेधस तंत्र नटबोल्ट में हो गया, तब जब हम ऐसे व्यक्ति को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व 4 ही शब्द सुना दीजिए, नींद आने लगेगा। सही बात है। 4 भी नहीं सुन पाते हैं, एक शब्द से ही नींद आ जाती। बताइए, क्योंकि नटबोल्ट से संबंधित जो भाषा है, यांत्रिक भाषा, उसी का अभ्यास हो गया है। उनको बोल दीजिए वो बोल्ट टाइट नहीं हुआ है, इतना समझ में आता है, बोल्ट टाइट नहीं हुआ है। अब ऐसी भाषा कहां से ले आए पाएंगे अपन जागृति के? समाधान समृद्धि न कहना होगा, कहां ऐसे खोजेंगे? इतनी प्रकार की चित्र विचित्र भाषा हुई है, छिन्न भिन्न भाषा हुआ है। तब जब कहते हैं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे संभव है समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे मेधस तंत्र को एक प्रकार से हमने ट्रेन किया है। इस रूप में शरीर तैयार होने का अर्थ है कि हम अपने मेधस तंत्र को भी ट्रेन करने की बात है। हालांकि हम बहुत आगे आए हैं, लगभग 35-40 हो गया, अब कहां मेधस तंत्र ट्रेन होगा। तो फिर भी यदि हमारे में उतना अभी है तो कुछ अभ्यास करके देखते हैं। दूसरा है भैया श्रम के लिए। हाँ नमस्ते। वो मेधस ट्रेन करने की बात जो आप बता रहे थे, वो एक शब्द के रूप में कि विचार और शरीर के संयुक्त रूप में निष्ठा शब्द की व्याख्या कर रहे थे आप। तो ये इसको और फिर ये ट्रेन वाले शब्द जो आपने बताया कि मेधस को ट्रेन करना, तो ये विभिन्न आयु के लोगों में, जैसे कि बचपन में, युवा में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ में, वृद्ध में, इनमें क्या भूमिका रहती है और कहाँ पे मतलब ये ट्रेन करने की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है या फिर उतनी अधिक नहीं रहती है? इसकी यदि थोड़ी व्याख्या हो तो। बहुत अच्छा। कौमार्य अवस्था में समाप्त हो जाता है ये। अच्छा।
कौमार्य अवस्था में समाप्त हो जाता है, तब उसकी ब्रेन को भाषा के रूप में, अब मैं तो भाषा ही बोल रहा हूँ, एक तो बहुत ही सामान्य सा, एक दूसरे को सुन पाने के लिए ट्रेन होना, ट्रेन करना ब्रेन को, तो बेटा धीरे धीरे फिर प्रयास लगता है ना। आप भी देख रहे हो, इस तरह का भाषा नहीं सुना है अपन ने, तो है ना, तो प्रयास लगते हैं, होने को हो जाता है, लेकिन ना भूलने लगते हैं। अब जैसे 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 आयु बढ़ती है, अब तो हम 60-70 आयु के लोगों के साथ भी काम किए, वो भूल जाते हैं, कल जो पढ़ा था आज भूल जाएंगे, तो भैया फिर बताना वो समाधान समृद्धि क्या बोले थे, ऐसा हो जाता है। पापा जी, चाचा जी, कल ही तो अपन बात किए थे, समाधान मतलब समस्त प्रश्नों का उत्तर। हाँ हाँ, ऐसे इस तरह का। तो जीवन आशय कनेक्ट कर पाते हैं, परंतु उसमें व्यक्त नहीं कर पाते, तो उसमें फिर भारी लगता है। तब क्या किया जाए? तो जी कर व्यवहार से उसमें ऐसे कुछ उपाय योजना है, सानिध्य से, सत्संग से, इस तरह से आशय तो जीवन कनेक्ट कर पाता है, उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु उस प्रकार का शरीर तैयार नहीं होने से वो जो तृप्ति होना है, मैं भाषा लेवल की बात कर रहा हूं, जो विचार में है कम से कम उसको मैं व्यक्त कर पाऊं, एक आंशिक मुद्दा। तो इस रूप में जैसे जैसे आयु बीतते जाती है अड़चन रहता है, फिर भी जितना देखने में आ रहा है कि 30 तक 35 तक कुछ अच्छी संभावनाएं हैं वापस, पर समय देने वाली बात है, ये सब के लिए समय देते हैं तो ये कुछ हो पाता है। ये बात है ना। तो एक तो मेधस तंत्र को तैयार करने की बात आता है, और दूसरा फिर ये तो समझने के लिए मेधस तंत्र, और श्रम के लिए शरीर के पूरे फिर अंग अवयवों को उस तरह से ट्रेन करने की बात है। इस प्रकार से विचार और शरीर, तो शरीर में शरीर का जो पूरा फिर हमारा तैयारी है, वो तैयारी भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, त्योरी, जिसे एक ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे हमने बाबा जी को भी देखा, और चित्र में समाधिस्थ लोगों के फोटो भी हमने देखे, तब ये बहुत अच्छे से ध्यान आया। एक जीते जागते व्यक्ति का, जागरूक व्यक्ति का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के लिए जो वो शरीर का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन से जो व्यवहार को कम्युनिकेट करते हैं, यह कम्युनिकेशन से इन मुद्दों पर बहुत अच्छे से ध्यान गया कि किस प्रकार से हम अपने बॉडी लैंग्वेज को बनाते हैं, जिससे कि हमारे विचार के साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज का तालमेल होना। यह एक ध्यान निष्ठा के रूप में जाता है। है ना। और ध्यान जा रहा है, और दृढ़ता, यही धीरता है भैया। हाँ। ये त्योरी शब्द जो आपने कहा, प्राय हमने सुना है बाबा के बारे में, और सानिध्य वाली किताब में भी, कि त्योरी जो है कई बार गर्म हो जाती थी बाबा की, तो वो भंगिमा जो है वो भी समझने समझाने के अर्थ में था, इतना तो तय है। क्या वो प्रिय, मतलब सहज स्वीकार होता था लोगों को जो उनके आसपास थे, या ऐसा कुछ रिएक्ट कर जाते थे? मैं इसको थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। रिएक्ट करते थे लोग, रिएक्ट करते थे। गरम हो जाते थे, तो इसमें विश्लेषण है क्रोध और डांट। अब आप थोड़ा सा आगे पढ़ चुके हो,
संपर्क और संबंध। जी तो बाबा जी को दिख गया कि ये संबंध की श्रेणी में आ गया है, जी तो फिर बाबा जी फायर करते थे। तो वो फायरिंग जो सानिध्य में रहे उनको ठीक से पता होता था, ये फायरिंग डांट है। क्रोध का मतलब है विरोध। डांट का मतलब है कि भ्रमित स्थिति में, जैसे अभी कहा कि एक स्थिति में हम अपने ही उसमें रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में जागृत व्यक्ति को सबल हस्तक्षेप का अधिकार रहता है। तो ये जो डांट है वो सबल हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती है। क्रिकेट खेलते हो क्या भैया? जी भैया, खेलते थे? जी भैया, अब जैसे नॉन स्ट्राइकर एंड समझ में आता है? जी भैया, है ना। नॉन स्ट्राइकर एंड को जो रहते हैं बैट्समैन, उनको एक इंस्ट्रक्शन रहता है जी कि बैट्समैन अपनी धुन में कि थोड़ा बॉल को गैप में पुश करता है और फिर रन के लिए कॉल करता है। जी तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाले का रहता है कि रन आउट होने का यदि चांस है तो वो एक नो करके चिल्लाता है। जी तो ये नॉन स्ट्राइकर एंड वाले का काम है ना, नो करके चिल्लाना। जी तो वो तो चिल्लाना, वो बताओ ये डांट रहा है बैट्समैन को कि क्रोध कर रहा है? आउट होने से बचा ही रहा है। बढ़िया। इसलिए वो वाला भी है, उस इंस्ट्रक्शन को मानता है। हाँ, नहीं क्रीज छोड़नी है, रुका रहता है वहां पर। ये जो नो वाला है, ये है रोल, डांट। जी भैया, कितनी सूक्ष्मता है। जी आगे गड्ढा है भाई। उतनी ही सीमा है उसकी। इतने डांट के बावजूद भी गड्ढे में गिरते ही गए। अब उसको क्या बोलेंगे भाई? ठीक है, फिर सुधरेंगे। एक शरीर यात्रा नहीं, आगे और एक शरीर यात्रा। ये मुद्दा है। तो क्रोध, विरोध, विरोध और डांट इसमें अंतर है भैया। भैया, बाबा जी ने अपनी शारीरिक अभिव्यक्तियों में जो ब्रेन को ट्रेन वाली बात अभी आपने निष्ठा में उसको दिखाया, तो ये सहज रूप से मतलब उपलब्ध था, और जो उस समय थे उनके आसपास, वो तो अब हम लोगों को उपलब्ध नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये जिक्र किया। हाँ भैया, तो इस प्रकार से ध्यान जाता है। तो ये स्पष्ट होता है ना, क्रोध और उससे विरोध से। जी भैया, वो तो कभी किसी का विरोध नहीं ही हुआ। पर अब ये भी एक बात है, थोड़ा इतना पूछ ही रहे तो मैं थोड़ा और बता ही सकता हूँ आपको। अहंकार जब बड़ा रहता है ना भैया जी, उस समय भी ये टेक्निक है ध्यान आकर्षण का। और ये इफेक्टिव है, पर उसका अधिकार लगता है भैया। अब जैसे आज का सुनकर अपन डांटने लगे तो फिर अपने को उल्टा मिल सकता है। जांच लीजिए कि क्या हम क्रोध कर रहे हैं या डांट रहे हैं। तो डांट खाने की भी एक आयु है भैया। नॉर्मली 12-13 साल तक डांट चलती है। कितना भी डांटो बच्चों को, वो ठीक है कहते, माता जी ठीक है, माता जी पिताजी ठीक है, ऐसे कहते। उसके बाद अगर डांटने लगेंगे तो फिर घर छोड़ने की बात आती। डरते हैं ना अभी माता जी पिताजी? जी बिल्कुल डरते है ना। 18-20 साल के बाद डांटना मतलब डर लगता है ना अनन्या बेटा? बिल्कुल। अशरफ बेटा जी, अनन्या बेटा जी, डर लगता है ना हमको? हम डरते हैं भैया आप लोगों से।
हमको डर लगता है भैया, फिर डांटेंगे अनन्या बेटा को तो नाराज हो जाएगी, अशरफ बेटा को डांटेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अब ऐसे फंस गए हैं। लेकिन 12-13 साल तक खूब डांटिए, फिर भी वो पास आता है। ऐसे लगता है कहाँ माँ, कुछ भी तो नहीं लगा, ऐसे लगता है। इसी समय वो सब ठीक होता है। इसलिए कहते हैं 11 साल तक ही संस्कार फाउंडेशन के रूप में चला जाता है। गर्भ संस्कार से 11-12 साल तक हर मानव में फाउंडेशन के रूप में चला जाता है संस्कार, यही सब विधियों से। अब उसके बाद अपन संस्कार की अगर तैयारी करेंगे तो फिर जागृत मानव से डांट खाने की भी तैयारी होता है। जिनको लगता है कि हम तो पा गए हैं, कुछ है, तो बाबा जी फिर देख के डांटते थे। सबको नहीं होता था वो। एक आदमी आया और बाबा जी को बोला कि बाबा जी हमने तो ईश्वर को देखा है। अब सोचिए, ईश्वर को देखा है कहता है, तो मिल गई बत्ती उसको। तो उसने बोला ये बाबा तो अहंकारी है। तो हो गया भैया, क्या करेंगे आगे। है ना, वो कहा हाँ ईश्वर को हमने देखा है। ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, हाँ हमको समाधि हुआ है, ऐसे बोलने वाले भी लोग मिलेंगे। इस प्रकार से जो आपने पूछा, तो न्याय के प्रति निष्ठा और दृढ़ता ही धीरता है। तो अब आप धीरता की यहाँ पर परिभाषा पढ़ते हैं लोग, और वहां जाके बाबा जी के पास जाके डांट खाए। अरे बोले कल ही तो धीरता पर इतना अच्छा विश्लेषण हो गया। तो धीरता का हमारा आइडिया है एकदम ऐसे ना लल्लू टाइप में आदमी। धीरता मतलब चुप चुप रहो, घूट के पियो, ये धीरता नहीं है। न्याय के प्रति निष्ठा, ये धीरता है। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, यही न्याय है। चुप रहना न्याय नहीं। तो तैयारी की जरूरत तो है। अब इसकी तैयारी कैसे है, उसका आगे का सेट। वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन करने की प्रवृत्ति वीरता है। अब ये आंसर आया होगा अभी की चर्चा के लिए। दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। जब कभी भी अपनी सामान्य जिंदगी में इन्हीं मुद्दों की परेशानी खड़ी होती है, आदमी को दो ही चीज का अपेक्षा से, चाहे परिवार हो, समाज हो, परिवार समूह हो, हम आपस में मित्र हो, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि, ये दो ही अपेक्षाएं डिडक्ट होकर के हमारे में बिंदु रूप में आती हैं। तब जागृतिगामी रास्ते में जो तैयारी है वो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि की तैयारी है। इस प्रकार से वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए मैं समाधान की शक्ति को लगाता हूं, समृद्धि की शक्ति को प्रयोग करता हूं। इसलिए हमारे द्वारा जो होने वाला न्याय है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसमें अनुदान नहीं है, इसमें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं है। अन्यों को भी इस योग्य बनाना कि वह भी समझ सके, वह भी समृद्ध हो सके, इस रूप में बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन करना, यह वीरता है। यह न्याय धीरता का उत्तर। उदारता, अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरे के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। तो इस प्रकार से धीरता, उदारता, यह
तीन अवस्थाओं से अधिक की स्थिति हम मानव ज्ञान अवस्था की इकाई के मानव के रूप में हम अपने में इसको पहचानना और इसे ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में ही भ्रांत, भ्रांता भ्रांत तथा निर्भ्रांत स्थिति में हमें ये स्पष्ट होना। तब मानव व्यवहार दर्शन में धीरता, वीरता, उदारता, इसे लौकिक व्यवहार कहा है। दया, कृपा, करुणा, इसे पारलौकिक व्यवहार कहा है। अमन भैया जी म्यूट कर लीजिएगा तो आवाज नहीं आएगी। थैंक यू। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये लगा कि इन मुद्दों पर अपना ध्यान हो जाए। तब धीरता, वीरता, उदारता, इनकी परिभाषा यह स्पष्ट होना हमारे में और इस योग्य हम बनना, इस योग्य हम मानव के रूप में तैयार होना, इस योग्य हमारी सामाजिकता विकसित होना, यह आशय है। तो आज का इतना पूरा हुआ। जो शेष 2-4 मिनट बचा है उसमें जो सामाजिकता से आवश्यकता, इसको थोड़ा सा विश्लेषित करते हैं और शेष अनुभूति और 1-2 अनुभूति को हम कल के अभ्यास के लिए रखते हैं। ठीक चल रहा नहीं है? बहुत सुंदर भैया। भैया बहुत बढ़िया। जी भैया बहुत बढ़िया। कनेक्ट हो पा रहे ना भैया? जी भैया। तब अध्याय 4 में सामाजिकता से आवश्यकता। अब ये जो अपनी बातें हुई उसकी पृष्ठभूमि क्या है? तब सामान्य रूप में संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता आवश्यक है। यह एक होमवर्क के रूप में आप पढ़ सकते हैं। तो मानव संगठन की मानव सहज प्रयोजन में सामाजिकता के रूप में मानव संगठन को देखा गया है। तो अब ये जो अनुभूति है मैं इसलिए यहां रख रहा हूं, थोड़ा खुलकर रख रहा हूं, क्योंकि सारे मुद्दे आदर्शवादी परंपरा में और भौतिकवादी परंपरा में गड़मड़ हो गए। भौतिकवादी परंपरा में उत्पादन जरूर है परंतु उसकी सार्वभौमिकता नहीं है। वह एक प्रकार से पैसा कमाने का जरिया के रूप में आ गया, चाहे इंडस्ट्री हो और चाहे आजकल की कृषि क्यों ना हो। लाभ मानसिकता से ग्रसित है और आदर्शवादी परंपरा तो उत्पादन को निषेध ही मान लिया है, करना ही नहीं है ये। तो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में इसके मूल बिंदुओं पर ध्यान दिया है और जो एक अंतर संबंध जो हमारे घरों में बिल्कुल क्लियर एविडेंट है, किस रूप में? शिक्षा अर्थात व्यवहार, व्यवसाय अर्थात उत्पादन। तो व्यवसाय के लिए या व्यापार के लिए शिक्षा है। एक तो ये अंतर संबंध हुआ। तो शिक्षा का अर्थ यहां बाबा जी ने व्यवहार दिया हुआ है और व्यवसाय का यहां पर वस्तु रूप में उत्पादन दिया हुआ है। और जहां तक मेरा थोड़ा सा स्टडी है कुछ अंतर्द्वंद्वों का, उसमें ये प्रमुखता से आता है कि व्यवहार और उत्पादन इसका कोई संबंध नहीं मिलता है और यही हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है। व्यवहार करना कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह बहुत बढ़िया, परंतु उत्पादन करना, अरे बाप रे ये कहां से आ गया ये उत्पादन बीच में। तब ऐसे व्यवहार करने वाले लोग समाज सेवी कहलाए।
किसी के भी काम कर देते। तो घर में प्रसाद मिलता है। ये हो गया एक अतिवाद या एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम ये है असंतुलन। दूसरा एक्सट्रीम है कि कुछ उत्पादन करते हैं तो उनको व्यवहार सूझता नहीं, वो उत्पादन में ही मन लग गया तो व्यवहार सूझा ही नहीं। ये एक और एक एक्सट्रीम। तो और इसका घर में बड़ा सुंदर चित्रण है। इसका अंतर संबंध नहीं होने से जब बच्चे पढ़ते तो हम भी कहते पढ़ो पढ़ो, उसका कोई उत्पादन से संबंध नहीं है। बीच में हम यहाँ एक गांव गए थे, जाता भी रहता हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव है भिलाई। आप सबने सुना होगा, एक एजुकेशन हब है। पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे यहाँ पर, जैसे आपका कोटा में जाते वैसे यहाँ आते हैं भिलाई में क्लासेस के लिए। तो और सारे गांव देहात के बच्चे आते। घर में गाय है, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, माता जी सब लगे हैं उधर गाय का दूध निकालना, उसको सोसाइटी ले जाना, पेड़ा बर्फी जो भी उसको बनाना, और महीने का 10,000 रुपए ये बेटा जी को भिलाई के लिए शिक्षा के लिए भेजना। और बेटा जी वापस आते कभी छुट्टियों में तो ऐसा दिखता है कि वो जैसा इनका चल रहा है माताजी पिताजी का, उसका कोई संबंध नहीं है उसको। घर कैसे चलता है कुछ भी पता नहीं है, ना जानकारी है उसकी, केवल पैसे की जानकारी है। पैसे से सुविधा आता है इतना जानकारी हो गया। पैसा कैसे आता है इसका कोई प्रक्रिया, नियम, सिद्धांत इसका कोई भी जानकारी नहीं है। पढ़ रहे हैं बच्चे, ये विद्यार्थी हैं। इस तरह से विद्यार्थी का उत्पादन से कोई संबंध नहीं दिखता है, और जो उत्पादक है उनका शिक्षा से कोई संबंध ऐसा दिखता नहीं। उनको दिखता है उत्पादन करके पैसा कमाओ और पैसा शिक्षा में लगाओ, और यह सारा कुल मिलाकर के दिखता है दोनों का उद्देश्य आरामदेहिता है। तो ये जो अनुभूति है, अब ऐसे में कहां से सामाजिकता होगा, ये थोड़ा सा सोचने का मुद्दा है। हम संस्कार कहते रहेंगे, श्रम का संस्कार कहां हुआ? वो तो सुविधा का पड़ गया। इस तरह से मैं आज पढ़ता हूं, 1-2 मिनट बचा है, देखिए सोचकर कैसा विकल्प दिया है इस पृष्ठभूमि में। तो मेरा ध्यान गया सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता, तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में अर्थोपार्जन सार्थक है। तो आवश्यकता के मूल में सामाजिकता है, और सामाजिकता का निर्वाह के रूप में अर्थोपार्जन है, और अर्थोपार्जन का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता प्रमाणित होती है। और ऐसी व्यवहारिकता के अनुभूति में मानव को अखंड सामाजिकता का अनुभूति होता है। तो इसको हम कल कुछ और विश्लेषण करेंगे। अब इसमें अखंडता से व्यवहारिकता तक के परिभाषाएं हैं। ये एक और आधारभूत मानसिकता का कार्यक्रम या मानसिकता तैयार करने के अर्थ में मुझे थोड़ा सा ध्यान गया। देखिए आपको कितना इसमें सहज आप सहमत हो पाते हैं। तो सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन,
अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। इस प्रकार से आज हम यहाँ रुकते हैं। 2-5 मिनट में कोई समराइज कर सके, फिर हम कल 1-2 अनुभूति और पोस्ट कर सकता हूँ। इसके साथ हम कल जो मेरी ओर से प्रस्तुति थी